जय हिंद साथियों, मैं राहुल पांडे आपके अपने परिवार नोटबुक आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम इतिहास विषय को लेकर बातें कर रहे थे और पिछले क्लास में हमने जैन और बौद्ध धर्म को कंप्लीट किया है। तो अगर आप वो वीडियो ना देखे हो तो अभी जाके देख लेना, इस क्लास के बाद जाके देख लेना, ठीक है। तो आज हम चलेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा है महाजनपद। आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये है प्रमुख महाजनपद। प्रमुख महाजनपदों का ये मैप है। आप देखेंगे कंबोज और गांधार इधर है, ये असमक साउथ इंडिया में है। बाकी ये जो लगभग है, ये लगभग इनका संबंध मध्य गंगा घाटी से है, मध्य गंगा घाटी से है, मध्य गंगा घाटी। तो इन महाजनपदों का उदय कैसे हुआ और उसमें इन महाजनपदों में सबसे जो बड़ा महाजनपद था मगध, उसका उत्कर्ष कैसे हुआ, तो इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। महाजनपदों का उदय, महाजनपदों का उदय। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि महाजनपदों का उदय कैसे हुआ। लोहे की भूमिका। तो सबसे पहले देख लेते हैं लोहे की भूमिका। और ऐसा माना जाता है कि ऋग्वैदिक काल के सेकंड फेज में, यानी उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल के सेकंड फेज यानी उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। लगभग अंतिम दिनों में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। लेकिन लोहे का व्यापक तौर पर प्रयोग कब हुआ? ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या महाजनपदों के उदय के समय हुआ। आप एक चीज और देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में जन थे, ऋग्वैदिक काल में जन थे और उत्तर वैदिक काल में जनपद हुए, जनपद हुए। और यही आगे चलकर महाजनपदों में तब्दील हुए, महाजनपदों में तब्दील हुए। जन थे, जन से जनपद बने और जनपद से यही बड़े बड़े महाजनपदों में तब्दील हुए। तो ये हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। तो इसमें लोहे की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। और लोहे के खोज से मतलब कैसे महाजनपदों का उदय हुआ, उसको एक पॉइंट में समझ लेते हैं। देखिए लोहे से क्या हुआ, लोहे से एक प्रकार की लगभग आर्थिक क्रांति हुई। कैसे? लोहे के उदय से खेती में विस्तार हुआ और उसके बाद जंगलों की सफाई करने में आसानी हुई। जंगलों को सफाई करके उर्वर भूमि यानी खेती में तब्दील करने लगे। तो इससे देखेंगे खेती में अत्यधिक ज्यादा वृद्धि हुई और खेती में अत्यधिक ज्यादा वृद्धि होने से सरप्लस हुआ, अधिशेष का उत्पादन हुआ और आर्थिक वृद्धि हुई। और इस आर्थिक वृद्धि से सामाजिक एवं राजनीतिक वृद्धि हुई। तो बृहद पैमाने पर सेना भी रखने लगे और सेना के लिए साजो सामान, हथियार, अस्त्र और शस्त्र का निर्माण लोहे से हुआ। ये पहले तांबा और कांसे की तुलना में मजबूत धातु है लोहा। तो आप देखेंगे अत्यधिक चेंजेज हुआ। इसको तकनीकी क्रांति कहा जाता है लोहे को, ठीक है। धान को रोपने की तकनीकी, धान को रोपने की तकनीक का विकास हुआ। इस तकनीक के विकास से खेती में बृहद पैमाने पर वृद्धि हुई। तो ये भी एक पॉइंट है महाजनपदों के उदय में। क्षेत्रीय भावना का विकास हुआ। देखिए उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था कबीलाई समाज था। कबीलाई समाज जब खेती करने लगा, कृषि में वृद्धि हुई। तो कृषि में वृद्धि हुई तो एक जगह सेटलमेंट, बसने की परंपरा का विकास हुआ। जब एक जगह बसने की परंपरा का विकास हुआ तो उस लैंड के प्रति, उस क्षेत्रीय भूमि के प्रति एक क्षेत्रीय भावना का विकास हुआ। क्षेत्रीय भावना का विकास होने से और लोहे का विकास होने से एक सुरक्षा का भाव उत्पन्न हुआ और हथियार वगैरह इन सब में वृद्धि हुई। तो आप देखेंगे क्षेत्रीय भावना के उदय ने महाजनपदों के उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। अगला पॉइंट देख लेते हैं कि बुद्ध के समय में, बुद्ध के जन्म से पूर्व 16 महाजनपदों का उदय हो चुका था। हमें इतिहास में 16 महाजनपदों का प्रमाण मिलता है, ठीक है। और 16 महाजनपदों का स्रोत क्या है? 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? तो जानकारी मिलती है अगुत्तर निकाय, अगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। ये बौद्ध ग्रंथ है अगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र में। तो इन दो महत्वपूर्ण ग्रंथों में हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है देख लेते हैं। 16 महाजनपद कौन कौन से थे और कहां पे इनका विस्तार था, तो ये देख लेते हैं। और इनकी राजधानी क्या थी ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अंग,
सबसे पहले है इसमें अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा थी। चंपा इसकी राजधानी थी। ये क्षेत्र कहां था? क्षेत्र इसका भागलपुर और मुंगेर, बिहार में भागलपुर और मुंगेर के आसपास का क्षेत्र था। तो ये अंग महाजनपद। दूसरा है मगध महाजनपद। मगध कहां पे था? गिरिब्रज या राजगृह। इसकी राजधानी कहां थी? गिरिब्रज या राजगृह। और कहां पे था? ये आधुनिक पटना और गया के आसपास का क्षेत्र था। मगध महाजनपद आधुनिक पटना और गया के आसपास का क्षेत्र था। अगला है काशी। काशी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, खासकर यूपी वाले तो जरूर जानते होंगे। इसकी राजधानी थी वाराणसी। वाराणसी वरुणा नदी और 80 घाट को मिलकर वाराणसी का नाम पड़ा। ये वर्तमान वाराणसी के आसपास का क्षेत्र था। अगला है वत्स। वत्स की कैपिटल क्या थी? राजधानी थी कौशाम्बी। इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र था। ये यूपी में है। ठीक है। वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली या विदेह मिथिला। वैशाली या मिथिला का क्षेत्र था। ये कहां पे है? मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र बिहार में है। तो ये बिहार में था। अगला है कौशल महाजनपद। इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। और इसका क्षेत्र क्या था? फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र, जो कि कहां पे है? यूपी में है। अवंती इसका उज्जैन या माहिष्मती इसका कैपिटल था। उज्जैन या माहिष्मती इसका कैपिटल था। ये मालवा के क्षेत्र में है। एमपी में मालवा के क्षेत्र में पड़ता है। ये मल्ल का कैपिटल क्या था? कुशावती। ठीक है। देवरिया के आसपास था। ये देवरिया के आसपास था। आज भी देवरिया एक जिला है यूपी का। ठीक है। पांचाल कहां पे था? इसकी कैपिटल थी अहिछत्र या काम्पिल्य। अहिछत्र या काम्पिल्य इसकी कैपिटल थी। और इसका वर्तमान क्षेत्र क्या था? बरेली या बदायूं फर्रुखाबाद के आसपास का क्षेत्र ये था पांचाल। अब आगे कुछ और महाजनपदों के बारे में देख लेता हूं। चेद की राजधानी थी शक्तिमती और यह बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र था। उसके बाद है कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ और यह आधुनिक दिल्ली मेरठ एवं हरियाणा के आसपास का क्षेत्र था। उसके बाद है मत्स्य जिसका कैपिटल विराटनगर था और यह जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र था। इसके बाद आता है कंबोज की राजधानी हाटक थी और हाटक कहाँ है? राजौरी एवं हजारा क्षेत्र है, कश्मीर के आसपास का क्षेत्र है। इसके बाद सूरसेन आता है। इसकी राजधानी मथुरा है। यह मथुरा उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है। इसके बाद आता है असमक जिसकी राजधानी पोटली या पोतन है और इसके बारे में कहा जाता है गोदावरी नदी का क्षेत्र है और यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। ठीक है। उसके बाद अंतिम है गांधार कहाँ पे था? तक्षशिला। इसकी राजधानी तक्षशिला में थी और यह रावलपिंडी एवं पेशावर के आसपास था। तो ये था 16 महाजनपद। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन 16 महाजनपदों में 14 में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। इन 14 महाजनपदों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और 2 में गणतंत्रात्मक थी, रिपब्लिक व्यवस्था थी यहाँ पे। और ये दो कौन कौन से थे? वज्जी एवं मल्ल। यहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वज्जी एवं मल्ल में, इसको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं क्या है। आगे ये मगध के बारे में दिया गया है। अब देखेंगे इन महाजनपद में, इन 16 महाजनपदों में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी मगध थी। मगध का उत्कर्ष हुआ। मगध ने बाकी महाजनपदों पे अपनी सुप्रीमेसी साबित की। तो ये है मगध का क्षेत्र। ये मगध का क्षेत्र है। तो आइए देख लेते हैं मगध के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट को। मगध का सबसे शक्तिशाली महाजनपद या साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उदय हुआ था मगध का। आगे देख लेते हैं आगे कौन सा पॉइंट है। इसके उदय के कारण है। उदय के कौन कौन से कारण है देख लेते हैं फटाफट। पहली बात तो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था मगध।
मगध का सामरिक स्थिति बहुत ही मजबूत था, पहाड़ियों से घिरा हुआ था। जब पहाड़ियों से घिरा हुआ था तो मगध पर आक्रमण करना या मगध को पराजित करना थोड़ा मुश्किल था। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, संचार तंत्र, इनका संचार तंत्र बहुत मजबूत था, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन मजबूत था। यहाँ पे नदियां थी, गंगा एवं सोन जैसी नदियां थी, गंगा एवं उसकी सहायक नदियां, तो इनका ट्रांसपोर्टेशन मजबूत था। लोहे का भंडार था, यहाँ पे लोहे का भंडार था, जिसका आर्थिक महत्व है कि खेती में तो यूज किए ही, ठीक है। उसके बाद राजनीतिक महत्व यह है कि हथियार इत्यादि के लिए इन्हें दिक्कत नहीं हुई, तो ये लोहे का महत्व ये था। समृद्ध उर्वर क्षेत्र था, मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र था, तो समृद्ध उर्वर क्षेत्र था। तथा शासकों द्वारा अपनाए गए साम्राज्यवादी नीति, कुछ शासकों जैसे हर्यक वंश वगैरह ने साम्राज्यवादी नीति अपनाया, जैसे पितृहंता वंश, हम पढ़ते हैं पितृहंता वंश। जब पितृहंता वंश में अजात शत्रु जैसे लोग अपने पिता को नहीं छोड़ रहे हैं, अपने पिता को नहीं बख्श रहे हैं, तो फिर कैसे बाकी लोगों को बख्शेंगे। तो हम देखेंगे कि ये साम्राज्यवादी नीतियां ऐसी थी, साम्राज्य के लिए कुछ भी कर सकते थे, तो ये उनकी पॉलिसी की थी। कुछ वैवाहिक संबंध वगैरह इंपॉर्टेंट थे, जिसके आधार पर उन्होंने मगध साम्राज्य का विस्तार किया। तो आइए आगे क्या पॉइंट है उसको देख लेते हैं। आगे मगध पे जो कुछ वंश थे, कुछ महत्वपूर्ण वंश थे, वो देख लेते हैं। तो पहला है इसमें हर्यक वंश, पहला है हर्यक वंश। हर्यक वंश पहला है कौन सा? हर्यक वंश से देख लेते हैं। हर्यक वंश, हर्यक वंश, इसका टाइम पीरियड कब से कब है? 544 बीसी से 412 बीसी तक, ठीक है। तो टाइम पीरियड से ज्यादा ये जितने नाम आएंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो हर्यक वंश से पहले कौन सा वंश था? बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश का मगध पर शासन था, ठीक है, ये था। तो हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। अभी मैंने बताया ना, पितृहंता वंश यानी अपने पिता को मौत के घाट उतारकर गद्दी पर अधिकार जमा लेना, इसीलिए नाम दिया जाता है पितृहंता वंश। बिंबिसार का टाइम पीरियड ये है। बिंबिसार हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक था। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक था बिंबिसार। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी क्या थी? गिरिब्रज थी। गिरिब्रज यानी राजगृह थी। मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी, इसको ध्यान रखना है। बिंबिसार ने अपने राज्य में जीवक को कहां भेजा था? अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत के राज दरबार में भेजा था। तो इसको ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि बिंबिसार ने अपने राज्य में जीवक को, इनके राजवैद्य का नाम जीवक था, कहां भेजा था? अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत के दरबार में भेजा था। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान देना है। आइए आगे चलते हैं, देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट है। अजात शत्रु के बारे में दिया गया है। अजात शत्रु के बारे में दिया गया है। अजात शत्रु, तो देख लेते हैं। अजात शत्रु का उपनाम कुड़िक था। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि किसका उपनाम कुड़िक था? अजात शत्रु का उपनाम कुड़िक था, इसको ध्यान देना है। यह अपने पिता की हत्या करके शासक बना था। अपने पिता की हत्या करके शासक बना था। इसने सोचा कि जो राजगद्दी मुझे पिता के मरने के बाद मिलेगा, तो पहले ही ले लेते हैं पिता की हत्या करके, तो पिता की हत्या कर दी। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अजात शत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। अजात शत्रु के काल में ही प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। अगला है शासक उदयन। उदयन को देख लेते हैं। उदयन ने ही पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। इसका टाइम पीरियड ये रहा। आइए आगे देख लेते हैं क्या है। अब वो था हर्यक वंश, यह है शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद हम देखेंगे शिशुनाग वंश। इनका टाइम पीरियड है 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व, ठीक है। अब हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? नागदशक थे। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक का। नागदशक को पराजित कर गद्दी पर अधिकार किया और शिशुनाग वंश की स्थापना की, ठीक है। नागदशक को पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की, पराजित कर। और इनके बारे में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इन्होंने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया था शिशुनाग ने।
काला शोक, काला शोक का टाइम पीरियड ये रहा। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत हुई, काला शोक के टाइम ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान देना है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी ध्यान देना है। अब आता है अगला नंद वंश। नंद वंश आता है। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? नंद वंश की स्थापना की थी मेरे प्यारे बच्चों महापद्म नंद ने। महापद्म नंद ने की थी। महापद्म नंद ने की थी। महापद्म नंद को कुछ उपाधि भी दी गई थी। एक राट, एक छत्र एवं कली का अंश, कली का अंश की उपाधि की। इसको कुछ उपाधियां इसकी थी, एक राट, एक छत्र एवं कली का अंश। ये किसकी उपाधि थी? ये महापद्म नंद की उपाधि थी। तो इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है घनानंद। तो घनानंद सिकंदर का समकालीन था और इसी के काल में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था, ठीक है। और यूनानी लेखकों ने घनानंद को ही क्या कहा है? अग्रमीज कहा है, अग्रमीज। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। और 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की नींव डाली थी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। तो ये था महाजनपद। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में नई एनर्जी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।